हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो एंड आज ये हमारी फर्स्ट वीडियो है विस्टस। यानी कि हमने फ्लैमिंगो की सारे चैप्टर कंप्लीट कर दिए हैं इंक्लूडिंग पोएम्स आल्सो एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर विस्टस बुक। द थर्ड लेवल इज आवर फर्स्ट चैप्टर इन दैट। सो हमेशा की तरह मैं आपको हर ये जो चैप्टर है इसके थोड़ा सा ऑथर की जानकारी दूंगी। वैसे कि बुक में ज़्यादा नहीं लिखा हुआ है, खाली नाम पता होना चाहिए आपको और लाइन बाय लाइन रीडिंग समरी तो उसी के साथ हो जाएगी और क्वेश्चन आंसर्स इंक्लूडिंग वर्ड मीनिंग तो सब हम देखेंगे ओनली इन दिस वन शॉर्ट पर्टिकुलर चैप्टर। सो होप सो आपने मेरी पहली के चैप्टर्स लाइक करे होंगे तभी आप ये वाली वीडियो देखने आए हो। सो हम बिना टाइम वेस्ट करे हुए स्टार्ट करते हैं। तो हमारी जो वीडियो है ये हमारे इस चैप्टर पे होने वाली है द थर्ड लेवल। इसके जो ऑथर का नाम है वो है जैक फेनी। हमारे जो ऑथर का नाम है जैक फेनी है। जो थर्ड लेवल है द थर्ड लेवल, इससे आप क्या समझते हो? कोई तीसरा लेवल? हाँ, वही कोई एक तीसरा लेवल। बट वो तीसरा लेवल है क्या, वो एग्जैक्टली हम इस चैप्टर को रीड आउट करके समझेंगे। सो लेट गेट स्टार्टेड। इन्होंने बोला है कि इससे पहले आप ये चैप्टर पढ़ें तो आपको ये चीजें पढ़ लेनी चाहिए। हैव यू एवर हैड एन क्यूरियस एक्सपीरियंस विच अदर फाइंड हार्ड टू बिलीव? यानी कि कभी आपने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस अपनी लाइफ में करा है जो लोग उसको मानने को तैयार ही ना हो? एक्चुअली मैंने तो कभी शायद नहीं किया, बट अगर आपने किया है तो लेट मी कमेंट डाउन, आई विल ऑलवेज रीड इट। ओके, सो अब हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग चैप्टर की। तो यहाँ से स्टार्ट होती है कुछ ये कहानी। द प्रेसिडेंट ऑफ द न्यूयॉर्क सेंट्रल एंड द न्यूयॉर्क New Haven and Hartford railroads will swear on a stack of timetables that there are only two. But I say there are three because I have been on the third level of the Grand Central Station. यानी कि हमारे जो ऑथर हैं वो कहते हैं कि आप यानी कि हम लोगों को जो न्यूयॉर्क सेंट्रल है या फिर हम न्यूयॉर्क की बात करें तो वहां पे आपको जो रेल रोड्स होती हैं यानी कि जो ट्रेन्स होती हैं टाइम टेबल्स में आपको सिर्फ दो ही देखने को मिलेंगी। बट मैं कहता हूँ, ऑथर कह रहा है कि मैं कहता हूँ कि ऑथर यानी कि इसमें चार्ली बोल रहा है। चार्ली ये है जिसने एक्सपीरियंस करा है। तो चार्ली एक लड़का है जिसने ये चीज एक्सपीरियंस करी है, कोई क्यूरियस थिंग जो अभी हमने स्टार्टिंग में मैंने आपसे पूछा था और इस बुक ने हमसे कि चार्ली ने बोला कि अगर आप न्यूयॉर्क सेंट्रल जाओगे तो वहां पे आपको एक स्टैक ऑफ टाइम टेबल्स मिलेगा जहां पे आपको पता चलेगा कि न्यूयॉर्क में खाली चलने वाली दो ट्रेनें हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि तीन ट्रेन है। कैसे? ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में तीन ट्रेन है और तीसरी ट्रेन जो है वो थर्ड लेवल है। मतलब कि सब लोग कहते हैं सॉरी ट्रेन तो बहुत सारी, लेवल दो ही है। मतलब कि उन दो लेवल में ही हमारी बहुत सारी ट्रेन आ जा सकती हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि तीन लेवल है। कैसे तीन लेवल है? तो आइए हम देखते हैं क्या है आगे। यस, आई हैव टेकन द ऑब्वियस स्टेप। आई टॉक टू द साइकेट्रिस्ट फ्रेंड ऑफ माइंड अमंग द अदर्स। यानी कि हाँ, मैंने एक ऑब्वियस स्टेप लिया। यानी कि जब मैंने बोला कि तीसरा लेवल है लेकिन कोई मेरी बात मानने को तैयार नहीं था। फिर मैंने सोचा कि मैं इल्यूजिनेट तो नहीं कर रहा। यानी कि लोगों के कहने पे मैंने साइकेट्रिस्ट को दिखाया और ऐसा वैसा साइकेट्रिस्ट को नहीं दिखाया। मेरा दोस्त था, मेरा साइकेट्रिस्ट फ्रेंड, उसको मैंने दिखाया। आई टोल्ड हिम अबाउट द थर्ड लेवल एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। मैंने उसको थर्ड लेवल के बारे में बताया जो कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे है। मैंने उसके बारे में उसको बताया एंड ही सेड इट वाज अ वॉकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट। यानी कि मैं जागे दिन में सपने देख रहा हूँ, मतलब कि मैं इल्यूजिनेट कर रहा हूँ, दिन में सपने देख रहा हूँ। ही सेड आई वाज अनहैप्पी। उसने कहा कि मैं बहुत दुखी हूँ। दैट मेड माई वाइफ काइंड ऑफ मैड but he explained that he meant the modern world is full of insecurities,
फियर, वॉर, वरी, यानी कि एंड ऑल। ठीक है, तो यानी कि जो हमारे साइकेट्रिस्ट फ्रेंड है, इसके जो साइकेट्रिस्ट फ्रेंड है वो इससे कहते हैं कि देखो भाई चार्ली, ऐसा लगता है कि तुम ना दिन में सपने देख रहे हो। क्या तुम बात कर रहे हो कि तुमने थर्ड लेवल देखा? थर्ड लेवल कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता है। मुझे लगता है कि तुम बहुत ज्यादा दुखी हो। बस इतना कहना ही था कि इस बात ने, ये कि तुम बहुत अनहैप्पी हो, इस बात ने चार्ली की वाइफ को थोड़ा सा पागल बना दिया। मतलब कि थोड़ा सा पागल बना दिया का मतलब है कि वो सोचने लगी कुछ ज्यादा ही। तो कहती है, वो साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड उसकी वाइफ के सामने उसको एक्सप्लेन करके बोलता है कि हमारा पूरा वर्ल्ड जो है, पूरा वर्ल्ड इन द सेंस पूरी दुनिया जो है, इनसिक्योरिटीज हो गई, फियर हो गई, वॉर हो गया, वरी हो गई, इन सब से भरी पड़ी हुई है। और तुम चार्ली, चार्ली को बोलते हैं, एंड तुम इन सब चीजों से एस्केप करने का यानी कि छुटकारा पाना चाहते हो, इसलिए तुम कुछ इल्यूजिनेशंस कर रहे हो, यानी तुम इल्यूजिनेट कर रहे हो, तुम अपनी सच्चाई को फेस नहीं करना चाहते हो। वेल, हु डजंट, और कौन ही फेस करना चाहेगा? एवरीबडी आई नो वॉन्ट्स टू एस्केप, यानी कि जितने लोगों को मैं जानता हूं वो सारे सच्चाई से दूर भागना चाहते हैं, बट दे डोंट वॉन्डर डाउन इनटू एनी थर्ड लेवल एट द ग्रेट सेंट्रल स्टेशन। हाँ, पर वो सब किसी ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में नहीं फंस जाते जैसे तुम फंसे हो, सॉरी किसी थर्ड लेवल में नहीं फंस जाते एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जैसे तुम फंसे हो चार्ली। बट दैट्स द रीजन ही सेड, एंड माई फ्रेंड ऑल एग्रीड, और ये उसने रीजन बताया, और जो साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड ने चार्ली को रीजन बताया उससे बाकी सारे जो चार्ली के फ्रेंड्स थे वो भी एग्री हुए कि हाँ हाँ सही बात बोल रहे हैं साइकाइट्रिस्ट। एवरीथिंग पॉइंट्स टू इट, दे क्लेम्ड, कि हर चीज घुमा फिरा के इसी पर आती है कि तुम सच्चाई को फेस नहीं करना चाहते। माई स्टैम्प कलेक्टिंग फॉर एग्जाम्पल, यानी कि उन्होंने एग्जाम्पल के लिए उसका क्या लिया, स्टैम्प कलेक्टिंग, हॉबी उसकी थी स्टैम्प कलेक्ट करना, किसकी, चार्ली की, तो उसको ऐसे एग्जाम्पल लिया उसके फ्रेंड ने। उसने कहा दैट्स अ टेम्पररी रिफ्यूज टू रियलिटी, तुम इसलिए स्टैम्प कलेक्ट करते हो क्योंकि तुम्हें अच्छा लगता है, ठीक है, लेकिन जब तुम स्टैम्प कलेक्शन करते हो क्या तुम अपने आसपास के वर्ल्ड के साथ कनेक्शन में रहते हो? नहीं, तुम इसलिए उसको फॉलो करते हो क्योंकि तुम्हें रियलिटी से एस्केप करना है, और ये छोटा सा माध्यम है, ये इसका एग्जाम्पल हो सकता है। उसके दोस्त ने उससे कहा, वेल मे बी, बट माई ग्रैंडफादर डिडंट नीड एनी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी, थिंग्स वर प्रीटी नाइस देन पीसफुल देन। मतलब कि वो कहते हैं कि चलो ठीक है, मैं एक बात तुम्हारी बात मान भी लेता हूँ, लेकिन मेरे ग्रैंडफादर, वो उनको तो कोई रिफ्यूज नहीं था रियलिटी से। उस टाइम पे तो कोई वॉर नहीं होता था, ना कोई वरी होता था, ना कोई इनसिक्योरिटी होती थी, तब तो एकदम पीसफुल लाइफ होती थी, तो वो क्यों स्टैम्प कलेक्शन करते थे? सही सवाल है चार्ली का भी। ठीक है, तो इस पेज में मेरे जितने भी क्वेश्चंस थे और वो हम देख लेते हैं। सबसे पहला तो ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट डज द थर्ड लेवल रेफर टू, जो हमारा थर्ड लेवल है वो किस चीज को रेफर करता है? तो थर्ड लेवल इज अ इल्यूजिनेशन ऑफ चार्ली, यानी कि एक ये मनगढ़ंत लेवल था चार्ली का। ठीक है, अब आते हैं कुछ वर्ड मीनिंग, जैसे कि स्टैक का मतलब क्या होता है, टाइम टेबल्स का क्या मतलब होता है, वॉकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट का क्या मतलब होता है, वंडर, रिफ्यूज, इन सब का क्या मतलब होता है। स्टैक का मतलब होता है पाइल ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज नीटली अरेंज्ड, यानी कि एक बेसिकली पाइल ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि स्टैक आप जानते होंगे, यानी कि बहुत सारी बुक्स हम स्टैक ऑफ बुक्स बोलते हैं, पाइल ऑफ बुक्स बोल सकते हैं। तो वैसी ऐसी बहुत सारी चीजें जो नीटली अरेंजमेंट में रखी है। टाइम टेबल क्या होता है, एक स्केड्यूल होता है किसी स्पेसिफिक टाइम का। इधर जो है टाइम टेबल रेफर करता है स्केड्यूल ऑफ टाइम अराइवल, शेड्यूल ऑफ टाइम ऑफ ट्रेन ऑफ अराइवल, कि कब वो ट्रेन आएगी। ठीक है, वेकिंग ड्रीम फुलफिलमेंट मतलब यानी डे ड्रीमिंग, यानी दिन में सपने देखना। वंडर यानी कि वॉक यानी कि चलना। ठीक है, रिफ्यूज यानी कि शेल्टर फ्रॉम डिफिकल्टीज, यानी रिफ्यूज यानी कि वो क्या करता है कि शेल्टर फ्रॉम डिफिकल्टी, उसको डिफिकल्टी में से डिफिकल्टी से बचने के लिए एक शेल्टर की जरूरत है, इधर वो रिफ्यूज को कहा गया है। ठीक है, चलो आते हैं नेक्स्ट पेज पे। और वो कहता है यहाँ पे लास्ट में कि थिंग्स वर प्रिटी नाइस एंड पीसफुल इन दिस डे फ्रॉम ऑल आई हियर एंड ही स्टार्टेड माई कलेक्शंस।
It's a nice collection too. Block of work practically ever. US issue first day cover and so on. President Roosevelt collect stamps too, you know. यानी कि बेसिकली क्या होता है यहाँ पे, वो बोलते हैं कि मेरे जो ग्रैंडफादर है उनके टाइम पे तो कोई वॉर वगैरह नहीं होता था, ना ही उनके टाइम पे कोई दिक्कत वाली बात होती थी जिससे उनको घबराने की जरूरत है, तो फिर वो क्यों कर देते स्टैम्प कलेक्शन। और इतना ही नहीं, हमारे जो प्रेसिडेंट रूजवेल्ट हैं वो भी तो स्टैम्प कलेक्शन करते थे। यूएस इशू मतलब क्या होता है? यूएस इशू मतलब होता है स्टैम्प यूज्ड इन यूएसए, ऐसी स्टैम्प जो यूएसए में यूज्ड होती है, ठीक है। एनीवे, हियर्स व्हाट हैपेंड एट द ग्रैंड सेंट्रल। अब वो सारी बात बताता है, पर उसको नहीं, साइकाइट्रिस्ट को नहीं बता रहा हूं आप सारी बात, वो सारी बात किसको बता रहे हैं? अब हमें बता रहे, साइकाइट्रिस्ट को नहीं बता रहा, अब हमें बता रहा है वो सारी बात, किनको? रीडर्स को। अब क्या हुआ था उसके साथ, आइए जानते हैं। तो एनीवे, हियर्स दैट व्हाट हैपेंड एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। ओके, वन नाइट लास्ट समर आई वर्क लेट एट द ऑफिस। एक बार समर की नाइट थी, यानी गर्मियों के दिन में वो अपने ऑफिस में रात को लेट काम कर रहे थे। आई वॉज इन अ हरी टू गेट अप टाउन टू माई अपार्टमेंट, सो आई डिसाइडेड टू टेक अ सबवे फ्रॉम ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन बिकॉज इट्स फास्टर देन द बस। तो वो ना उस दिन घर जाने के लिए बहुत ज्यादा लेट हो गए थे, तो इसलिए उनको जल्दी जल्दी अपने घर पहुंचना था। तो उन्होंने बस ना लेकर ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में सबवे लेने का डिसाइड किया। और उन्होंने इसलिए सबवे ली क्योंकि वो बस से फास्टर होती है, जिससे कारण वो जल्दी घर पहुंच पाएंगे। नाउ आई डोंट नो व्हाई दिस शुड हैव हैपेंड टू मी। आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी गाय नेम चार्ली, 31 ईयर्स। अब इधर वो अपने बारे में बताते हैं कि मुझे नहीं पता कि ये चीज जो थी, जो मेरे साथ हुई, वो सिर्फ मेरे साथ ही क्यों हुई। मैं तो एक ऑर्डिनरी पर्सन हूँ, एक मेरा नाम चार्ली है और मैं 31 ईयर्स का हूँ, ओल्ड 31 years old and I was wearing a tan gabardine. Gabardine क्या होता है? एक टाइप ऑफ वुलन क्लोथ होता है which is diagonal texture from one side, यानी कि एक साइड से उसका डायगोनल टेक्सचर होता है, ठीक है। तो ऐसा मैंने सूट पहना हुआ था एंड स्ट्रॉ हैट, एक स्ट्रॉ हैट थी जो हम इधर देख सकते हैं, ऐसी वाली स्ट्रॉ हैट, ठीक है, विद द फैंसी बैंड। उसमें एक फैंसी बैंड भी लगा था, जिसके व्हाइट व्हाइट जो यहाँ पे लगा हुआ है फैंसी बैंड, वो आप देख सकते हैं, ठीक है, फैंसी बैंड लगा था। आई पास्ड अ डजन मैन हु लुक जस्ट लाइक मी, और मैं ऐसे डजन यानी कि ऐसे 12 के 12 लोगों से मिला जो एकदम मेरी तरह दिखते थे। एंड आई वाज़न्ट ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम एनीथिंग, एंड उस दिन मैं ना ही किसी से भागने की कोशिश कर रहा था, ना कि मैं इतना स्ट्रेस था या फिर मैं ना ही इतना परेशान था, बस मुझे जल्दी थी क्योंकि मुझे अपनी वाइफ के पास जल्दी पहुंचना था। आई जस्ट वॉन्टेड टू गेट होम टू लुइजा। लुइजा इज हिज वाइफ नेम, उसकी पत्नी का नाम लुइजा था। आई टर्न इनटू ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन फ्रॉम वेंडरबिट एवेन्यू। वेंडरबिट एवेन्यू इज जस्ट नेम ऑफ अ ट्रेन। तो वहां से वो निकले और ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पहुंचे एंड वेंट डाउन द स्टेप्स टू द फर्स्ट लेवल। और पहले वो फर्स्ट लेवल पहुंचे, वेयर यू टेक ट्रेन्स लाइक द 20th सेंचुरी, जहाँ पे तुम, जैसे कि अभी हम 20th सेंचुरी में जैसे ट्रेन ले सकते हैं फर्स्ट लेवल में, वैसे तुम वहां पे पहली सीढ़ी चढ़ के नीचे पहुंचा, जैसे 20th सेंचुरी में लेते हैं ट्रेन वैसे वहां पे लेते हैं। वेयर द suburbans train leave from ducked into an arched doorway heading for the subway and got lost। यानी कि जहां पर नॉन ऑफ ट्रेन, सबर्बन मतलब कि नॉन ऑफ ट्रेन, लीव फ्रॉम डक्ड इनटू बेंट आउट टू गेट इन, एंड आर्ट यानी कर्व्ड, डोरवे हेडिंग और द सबवे एंड गेट लॉस्ट। यानी कि जहां पर कोई भी ट्रेन, यानी कि कोई सी भी ट्रेन नहीं होती जो कि कर्व्ड के अंदर बैक डाउन करती है और हमेशा हमेशा के लिए लॉस्ट हो जाती है। मतलब एक तरह से जो कर्व यानी कि आर्क्ड, जैसे कि मैं कैसे समझाऊं, मान लो कि कोई कर्व सा होता है ना, कोई टनल टाइप का, उस टनल के अंदर चली जाती है और हमेशा हमेशा के लिए गुम हो जाती है वो ट्रेन। दैट्स इजी टू डू, जो कि बहुत ज्यादा इजी है करना, मतलब एक सीढ़ियां नीचे चलना था, पहुंच गया बस। आई हैव बीन इन एंड आउट ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल 100 ऑफ टाइम, यानी कि मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में 100 ऑफ टाइम अंदर गया हूँ और 100 ऑफ टाइम बाहर आया हूँ। बट आई एम ऑलवेज बम्पिंग इनटू न्यू डोरवेज एंड स्टेयर्स कॉरिडोर्स, लेकिन हर बारी मैं बम्पिंग यानी बेंट डाउन टू गेट समथिंग। ओके, इधर समथिंग रॉन्ग। बम्पिंग का मतलब होता है नॉक्ड और गोइंग इनटू समथिंग।
नॉक्ड और गोइंग इनटू समथिंग, ये गलत मीनिंग है, प्लीज इसको मत लेना। यहाँ पे मैं इसको चेंज कर लेती हूँ। नॉक और गोइंग इनटू समथिंग, ठीक है, वही है कि नॉक और गोइंग इनटू समथिंग, उसमें चले मतलब कि मैं हर बारी अलग अलग कॉरिडोर्स, अलग अलग डोरवेज और अलग अलग स्टेयर्स के आसपास पहुंच जाता था। वंस आई गॉट इनटू टनल अबाउट अ माइल लॉन्ग एंड केम आउट द लॉबी ऑफ द रूजवेल्ट होटल। यानी कि पहली बार तो वो एक टनल में गए और जब पहली बार निकले ना उधर से तो वो रूजवेल्ट होटल पहुंच गए। ओ माय गॉड, रूजवेल्ट होटल पहुंच, पहली बार गए उसके अंदर और बाहर निकले तो रूजवेल्ट होटल पहुंच गए। अनदर टाइम आई केम अप इन द ऑफिस बिल्डिंग, और दूसरी बार कहाँ पे पहुंचे वो, मतलब कि फिर से टनल में गए तो वो एक ऑफिस बिल्डिंग में पहुंचे जो कि 46 स्ट्रीट में थी, 3 ब्लॉक अवे, यानी कि उस ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के 3 ब्लॉक अवे 46 स्ट्रीट नंबर पर वो ऑफिस बिल्डिंग थी, तो वो उसके अंदर पहुंच गए। बताओ कहां से कहां। Sometimes I think Grand Central is growing like a tree, pushing out new corridors and staircase like roots. और वो कहते हैं कि कभी कभार मैं सोचता हूँ कि जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है उसके बहुत सारे रूट्स है, जैसे कि आप यहाँ इस डायग्राम में देख सकते हो, जैसे कि एक ट्री के होते हैं। There's probably a long tunnel that nobody knows about, feeling its way under the city right now, on its way to Times Square and maybe another to the Central Park. And maybe because for so many people through the years, Grand Central has been an exit, a way of escape. Maybe that's how the tunnel I got into, but I never told my psychiatrist friend about that idea. यानी कि प्रोबेबली क्या हो सकता है कि यहाँ पे ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के अंदर एक लॉन्ग टनल होती है जिसके बारे में यहाँ के रहने वाले लोगों को किसी को भी अभी तक पता नहीं चला है। इसलिए कोई क्या पता कोई टनल टाइम स्क्वायर से जुड़ी है, कोई टनल टाइम स्क्वायर से जुड़ी है, या फिर कोई सेंट्रल पार्क से जुड़ी हुई है, ठीक है, या फिर कोई सेंट्रल पार्क से जुड़ी हुई है, यानी या फिर कोई मतलब कि बहुत सारी चीजें हैं। और ये भी बोला है कि एक टनल तो शायद ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के एग्जिट है, यानी कि उससे बाहर निकलने का एक तरीका, लेकिन मैं कभी उसके अंदर नहीं गया, वो कहते हैं। और कहते हैं कि मैंने ये सारी बातें और ये आइडिया जो मेरे दिमाग में आया है मैंने कभी भी अपने साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड को नहीं बताई। द कॉरिडोर आई वॉज बिगिन angling left and slanting downwards and I thought that was wrong but I kept on walking. Basically क्या हुआ, वो एक कॉरिडोर के अंदर पहुंचे और वो जैसे अंदर जाते जा रहे थे वो और गहरी होती जा रही थी, और अंदर जा रहे थे तो और गहरी होती जा रही थी। उनको अंदर से फीलिंग आई कि माइट भी उन्होंने रॉन्ग वे चुना है, बट तभी भी उन्होंने उस फीलिंग को इग्नोर करते हुए सीधा चलते गए। ऑल आई कुड हियर वॉज द एम्प्टी साउंड of my own footsteps and I didn't pass a soul. यानी कि जहां तक मेरे कान सुन पा रहे थे वो सिर्फ एक ही आवाज सुन पा रहे थे, मेरे पैरों की आहट। मेरे पैरों की आहट के अलावा और कुछ सुनाई दे नहीं दे रहा था। मेरी आत्मा एक जगह रुक चुकी थी, ठीक है। Then I heard that sort of hollow roar ahead that means open space and people talking. तभी वहां मुझे कुछ ही दूरी पर एक रोशनी दिखाई दी जहां पर कुछ लोग बातें कर रहे थे और थोड़ा सा एम्प्टी स्पेस था, तो मैं चला गया। द टनल टर्न शार्प लेफ्ट, और जैसे ही मैं उस आवाज की तरफ बढ़ने लगा, उस रोशनी की तरफ बढ़ने लगा, तभी टनल ने एक लेफ्ट टर्न लिया, मतलब कि जैसे होता है ना रास्ता ही लेफ्ट को लिया, मतलब सीधा जाके लेफ्ट लिया मैंने, एक तरह से वो ये बोलना चाहते हैं। आई वेंट डाउन द शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स एंड कम आउट ऑन द 3rd लेवल एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। और तब जाके वो कहाँ पहुंचे, ऑन द 3rd लेवल एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे वो वहां पे पहुंचे। फॉर जस्ट अ मोमेंट आई थॉट आई वॉज बैक ऑन द 2nd लेवल। पहले तो एक मोमेंट के लिए उन्होंने सोचा कि वो वापस 2nd लेवल जहां से वो गए थे वहां पे वापस आ गए, बट आई सॉ द रूम वाज स्मॉलर। लेकिन मैंने देखा कि जो वहां का रूम था, अब आप पे आ सकता है कि हाउ द 3rd लेवल वाज डिफरेंट फ्रॉम दी यूजुअल लेवल्स। तो यहाँ पे आप डिफरेंशिएट कर सकते हो कि पहले तो उन्होंने सोचा था कि 2nd लेवल है, बट आई सॉ द रूम वाज smaller. There were fewer ticket windows and the train gates and the informer booth
in the center of the wood old door looking, and the man in the booth wore green eye shade and long black sleeves protectors. The light was dim sort of flickering. Then I saw why they were open flame and gas light. तो ये सारी चीजें उन्होंने देखी थी. ये जो पूरा पैराग्राफ है ये आपको बताता है कि क्या क्या चीजें अलग करती हैं, क्या क्या चीजें अलग करती हैं थर्ड लेवल को नॉर्मल, सेकंड लेवल और फर्स्ट लेवल से. ठीक है, सबसे पहले तो उनके रूम बहुत छोटे थे, तो आप बोल सकते हो वेरी स्मॉल रूम्स वर देयर. और दूसरा आप क्या बोल सकते हो, कुछ ही टिकट विंडोज थी उस लेवल में. ठीक है, और क्या बोल सकते हो, जो इंफॉर्मेशन बूथ था इन द सेंटर वाज वुड, यानी कि जो इंफॉर्मेशन बूथ होता है वो वुड का बना हुआ था, ओल्ड लग रहा था काफी. एंड जो मैन था बूथ के अंदर उसने ग्रीन आई शेड पहना हुआ था और एक लॉन्ग ब्लैक स्लीव्स का प्रोटेक्टर पहना हुआ था. जो लाइट थी वो बहुत ज्यादा डिम थी और फ्लिकर कर रही थी. फ्लिकर यानी कि मतलब शाइन इंस्टेंटली इन ब्राइटनेस, यानी कि कम कम लाइट दिखा रही थी. और फ्लिकर मतलब कि कभी बंद कभी खुली, कभी बंद कभी खुली, ऐसे फ्लिकर करना. देन आई सॉ व्हाई दे वर ओपन फ्लेम गैस लाइट, और उधर क्या थी, ओपन फ्लेम गैस लाइट थी, जैसे कि लालटेन टाइप की वहां पे थी. अब आगे देखते हैं हम. देयर वर ब्रास स्पिटन्स ऑन द फ्लोर, मतलब कि उधर ब्रास की बनी हुई, ब्रास यू अंडरस्टैंड, ब्रास इज अ मेटल, ब्रास की बनी हुई स्पिटन्स थे. स्पिटन्स क्या होता है, एक मेटल या फिर अर्थन पॉट होता है जिसपे लोग आके थूक के जाते हैं, स्पिट करके जाते हैं. ठीक है, ऑन द फ्लोर एंड अक्रॉस द स्टेशन अ ग्लाइंट ऑफ लाइट कॉस्ट माई आई. ग्लाइंट यानी कि सडन फ्लैश ऑफ लाइट, वहां पे एक सडन फ्लैश ऑफ लाइट हुई जिसने ऑथर का सॉरी चार्ली का अट्रैक्शन ले लिया. अ मैन वॉज पुलिंग अ गोल्ड वॉच फ्रॉम हिज वेस्ट पॉकेट, यानी कि एक मैन क्या कर रहा था, अपनी वेस्ट पॉकेट में से वॉच को, गोल्ड वॉच को निकाल रहा था. वेस्ट क्या होता है, अ गारमेंट वियर बिलो टी शर्ट. ठीक है, यानी कि जो टी शर्ट के नीचे पहने जाने वाली गारमेंट होते हैं उसकी पॉकेट में उसका गोल्ड वॉच था, वो निकाल रखा था उसने. ही स्नैप्ड ओपन द कवर, ग्लैंस्ड एट हिज वॉच एंड फ्रोन्ड, यानी कि उन्होंने क्या किया, उसने जल्दी से अपना जो वॉच होती है उसका कवर खोला और जैसे कि उसका टाइम देखने लग गया. ही वोर अ डर्बी हैट, अ ब्लैक 4 बटन सूट एंड टाइनी लैपल्स, यानी कि उसने एक डर्बी हैट पहनी हुई थी और एक कोट पहना था जिसमें सूट पहना था जिसमें सिर्फ 4 बटन थे एंड टाइनी लैपल्स, और एक मतलब कि उसमें उसके साथ टाइनी लैपल्स भी थे. आगे बात करें तो उन्होंने लिखा कि एंड ही हैड अ बिग ब्लैक हैंडलर मुस्टिक, यानी कि उनकी बहुत बड़ी हैंडलबार दाढ़ी थी. ठीक है, देन आई लुक्ड अराउंड एंड सॉ दैट एवरीवन इन द स्टेशन वाज ड्रेस्ड लाइक 18th 19th समथिंग, यानी कि तब उन्होंने धीरे धीरे जब स्टेशन को ऑब्जर्व करने लगे तो उन्होंने नोटिस किया कि स्टेशन में रहने वाले सभी व्यक्तियों ने 18वीं सदी और 19वीं सदी जैसे कपड़े पहने हुए थे. I never saw so many beards, sideburns and fancy mustaches in my life. उन्होंने कभी भी इतने सारे बियर्ड वाले लोग और फैंसी मूछे वाले लोग और साइड बर्न्स बनाने वाली आंटियां नहीं देखी थी. अ वुमन वॉक्ड इन दो द ट्रेन गेट, और एक वुमन उनके सामने से चलती गई और ट्रेन के गेट के अंदर घुस गई. शी वोर अ ड्रेस विद लैक ऑफ मटन स्लीव्स एंड स्कर्ट टू द टॉप ऑफ हर हाई बटन्ड शू. अब उन्होंने क्या पहना था, अब इन्होंने उसको उनकी व्याख्या करते हुए कहा है कि अ वुमन वॉक्ड इन द, मतलब कि वहां से वॉक करते हुए ट्रेन के अंदर गई, उसने एक लेग ऑफ मटन स्लीव्स का एक स्कर्ट पहना हुआ था और ऊपर से एक हाई बटन शूज टाइप का कुछ टॉप पहना हुआ था. बैक ऑफ हर आउट ऑन द ट्रैक आई कॉस्ट ग्लिम्पसेस ऑफ द लोकोमोटिव, अ वेरी स्मॉल Courier and Eves locomotive with the funnel shaped stack, and then I knew. अब क्या हुआ कि बेसिकली जब वो वहां से आगे बढ़े तो उनको करियर्स और ईव्स दिखे, जो कि क्या होते हैं, जो कि एक नेम है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का. जैसे ट्रेन पे लिखा होता है ना हमारे, तो वैसे उन्होंने लिखा हुआ था उसमें. और लोकोमोटिव यानी कि एक स्टीम रेलवे इंजन पे ऐसा लिखा हुआ था, एक फनल शेप स्टैक था उसमें. तो तब उनको समझ में आया, तब उनको धीरे धीरे समझ में आया कि वो शायद टाइम ट्रेवल कर चुके हैं. ठीक है, टू मेक श्योर आई वॉकड ओवर द न्यूज बॉय.
अब ये अपनी बात को पक्का करने के लिए कि वो टाइम ट्रेवल कर चुके, इसको पक्का करने के लिए कि वो 18th सेंचुरी में पहुंच गए, इस बात को संतुष्टि पाने के लिए, अपने डाउट को क्लियर करने के लिए वो न्यूज बॉय के पास गए एंड ग्लैंस्ड एट अ स्टैक ऑफ पेपर, और अपनी जो नजर थी वो न्यूज़पेपर पे लगाई, जो स्टैक होता है न्यूज़पेपर का उस पे पढ़ाई। तो उस पे लिखा था द वर्ल्ड, एंड इसमें न्यूज़पेपर का नाम क्या था? न्यूज़पेपर का नाम था द वर्ल्ड, ठीक है। एंड द वर्ल्ड हैजंट बीन पब्लिश फॉर इयर्स, और तब उन्होंने नोटिस किया कि द वर्ल्ड तो बहुत पहले आता था और ये तो बहुत सालों से पब्लिश्ड भी नहीं हुआ है, तो आज कैसे? द लीड स्टोरी सेड समथिंग अबाउट प्रेसिडेंट क्लिवेंट, और जो लीड स्टोरी थी यानी कि जो मेन खबर होती है ब्रेकिंग न्यूज, उसमें कुछ ऐसा लिखा था कि लाइक कि कोई प्रेसिडेंट बन चुका, मतलब कि प्रेसिडेंट बनने की, मतलब कि नए प्रेसिडेंट बनने के लिए जो इंसान जो भी बना है उसका नाम लिखा हुआ था, उसके बारे में लिखा था। आई हैव फाउंड दैट द फ्रंट पेज सिंस द इन द पब्लिक लाइब्रेरी फाइल्स, और उन्होंने सोचा कि मैंने ये फाइल्स कहीं देखी है, मतलब कि उन्होंने क्या देखा कि वो ना जब वो लाइब्रेरी जाते थे तो वहां पे सेम न्यूज़पेपर की एक फोटोकॉपी टाइप का ऐसा ही न्यूज़पेपर का रखा हुआ था जिसमें सेम हेडिंग थी, पहले पास्ट में लाइब्रेरी में रखा गया, यानी कि बहुत ज्यादा पुराना है, ठीक है। एंड इट वॉज प्रिंटेड ऑन द 11th जून 1894, तो तब ये प्रिंट हुआ था 11 जून 1894 में द वर्ल्ड, ठीक है। तो ये प्रिंटेड हुआ था उस टाइम पे, तब उनको यकीन हो जाता है कि यस कि उन्होंने टाइम ट्रेवल कर लिया है। I turned towards the ticket window, knowing that here on the 3rd level at the Grand Central Station, I could buy tickets that would take Louisa and me anywhere in the United States we wanted to go. तब उन्होंने रियलाइज किया कि अब वो 3rd लेवल में पहुंच गए हैं, और ये जो 3rd लेवल है यहाँ पे हम कहीं की भी टिकट बाय कर सकते हैं, और अब हम कहीं पे भी जा सकते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, ठीक है। इन द ईयर 1894, और कौन सी ईयर में है हम अभी? 1894, और 1894 के किसी भी ईयर में हम जा सकते हैं। एंड आई वॉन्टेड 2 tickets टू गेलबर्ग इलिनियस, और वो 2 गेल्सबर्ग, एक जगह है गिल्सबर्ग, वहां के लिए टिकट्स खरीदने के लिए चले गए। हैव यू एवर बीन देयर? तो अब हम इनसे पूछ रहे हैं क्या तुम कभी उधर गए हो? इट्स अ वंडरफुल टाउन स्टिल विद अ बिग ओल्ड फ्लेम हाउसेस, वो बहुत बढ़िया टाउन है जहाँ पे बिग फ्लेम हाउसेस लगे होते हैं, ह्यूज लॉन्स होते हैं एंड ट्रिमेंडियस trees होते हैं whose branches meet overhead and roof the street, and in 1894 summer evening were twice as long and people sat out their lawns, यानी कि और 1894 तब का टाइम है, तब के टाइम में तो इतनी जो सर्दियों की इवनिंग होती थी ना वो आज की सर्दियों की इवनिंग से ट्वाइस होती थी, और मतलब ऐसे बता रहे हैं वो। और वहां पे क्या है, और सब लोग उस इवनिंग में अपने लॉन में बाहर बैठे होते थे, जो मैन होते थे वो सिगरेट स्मोक कर रहे होते थे, सिगार स्मोक कर रहे होते थे, और स्लोली धीरे धीरे बातें कर रहे होते हैं, मतलब क्वाइटली एकदम शांतली बातें कर रहे थे। द वुमेन वेविंग पाम लीफ फैंस, और जो वुमेन्स होती थी वो पाम लीफ के जो पंखे होते हैं उनसे हवा करती थी खुद को। विद द फायर फ्लाइज ऑल अराउंड, और जो फायर यानी कि जो जुगनू होते हैं वो ऑल अराउंड ऐसे मूव करते रहते थे, उड़ते रहते थे। इन अ पीसफुल वर्ल्ड, वो एक पीसफुल वर्ल्ड था। टू बी बैक देयर was the first world war, still 20 years off, and World War II over 40 years in the future, यानी कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट को खत्म हुए हुए अभी 20 साल पहले ही वर्ल्ड वॉर फर्स्ट खत्म हुआ है, और सेकंड स्टार्ट होने वाला है आज से 40 साल बाद, जिस डेट में अभी वो पहुंचा था। आई वॉन्टेड 2 tickets फॉर दैट। द क्लर्क फिगर्ड द फेयर, अब वो क्लर्क के पास जाता है, उस टिकट काउंटर पे जाता है, बोलता है मुझे 2 टिकट्स चाहिए गेल्सबर्ग के लिए, और द क्लर्क फिगर दैट फेयर। अब जो पैसे हमारे जो ये थे 3rd लेवल सॉरी चार्ली थे उनको दे रहे थे, वो तो है फ्यूचर के, वो कहाँ के फ्यूचर के। अब 1894 में क्या अभी 20th सेंचुरी की करेंसी चलेगी? ऑब्वियसली नॉट। तो उन्होंने फेयर को देखा, ही ग्लैंस्ड एट माय फैंसी हेडबैंड, और फिर उसके बाद उसने जो चार्ली का हेडबैंड था उसको ध्यान से फिगर आउट किया, बट ही फिगर द फेयर, लेकिन उसके बाद फिर उसने फेयर पे ध्यान दिया, यानी पैसों पे ध्यान दिया। एंड आई हैड इनफ फॉर 2 coach tickets one way, और वो सोचता है कि मेरे पास इतना पैसा तो है कि मैं एक तरफा जा सकूं, आने का पता नहीं। बट व्हेन आई काउंटेड आउट द
काउंटेड आउट द मनी एंड लुक्ड अप, द क्लर्क वाज स्टेयरिंग एट मी। लेकिन जब मैंने मनी को ऊपर उठाया और काउंट करने लगा तो जो क्लर्क था यानी जो वर्कर था वो मुझको देखने लग गया। ही नॉडेड एट द बिल्स, उसने बिल्स यानी कि जो मनी थे उनकी तरफ ऐसे नॉट करते हुए बोला कि दैट इजंट मनी मिस्टर, ये कोई मनी नहीं है। ही सेड एंड इफ यू आर ट्राइंग टू स्किन मी यानी कि चीट मी, और अगर तुम मुझे चीट करने का कोशिश कर रहे हो यानी कि लूटने का कोशिश कर रहे हो, यू वांट गेट वेरी फार, तो तुम इतनी जल्दी बच के नहीं जा पाओगे। एंड ही ग्लैंस्ड एट द कैश ड्रॉर बिसाइड हिम, और फिर उसके बाद जो उनके साइड का कैश ड्रॉर था उसको प्रोटेक्ट करते हुए खड़े हो गया। ऑफ कोर्स द मनी वाज ओल्ड स्टाइल बिल्स, यानी कि अब वो हमें बोलते हैं कि ऑफ कोर्स जो मनी था वो ओल्ड स्टाइल बिल्स था, मतलब कि जो मेरे पास पैसे थे वो तो नए थे लेकिन उस टाइम पे चलने वाले तो पुराने चाहिए। तो हाफ अगेन एज बिग एज द मनी we use nowadays and different looking, I turn away and got out fast, और वहां से जल्दी से भाग के वो बाहर आ गए। There nothing nice about jail even in 1894, और कहते हैं कि अगर जेल की बात करो ना तो वो अभी अच्छा है ना तो 1894 का अच्छा है, तो मैं उधर भी जेल जाना प्रेफर नहीं करूंगा। And that was that. I left the same way I come. I suppose next day during lunch hour I draw $300 out of the bank. और उसके बाद उन्होंने क्या करा, $300 जो थे डॉलर्स वो थे अपने बैंक में से विड्रॉ करे। नियरली वी हैड ऑल एंड बाउट, यानी कि लगभग अपने सारे पैसे जितने भी उनके पास थे $300 उन सबको निकाल लिया करेंसी। दैट रियली वरीड माय साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड, और मतलब कि जिसके बारे में मेरे साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड को सबसे ज्यादा ये चीज वरीड करी थी। यू कैन बाय ओल्ड मनी एट ऑलमोस्ट एनी कॉइन डीलर्स बट यू हैव टू पे प्रीमियम, यानी कि तुम क्या कर सकते हो, अपने ओल्ड मनी को अपने न्यू मनी को ओल्ड मनी में चेंज करवा सकते हो, लेकिन उस चेंजिंग के बदले तुम्हें कुछ प्रीमियम पे करना पड़ता है, कुछ चार्ज पे करना पड़ता है। माई $300 अबाउट लेस देन 200 इन ओल्ड स्टाइल बिल्स, तो उनके जो $300 थे वो भले ही जो $200 होते हैं ओल्ड स्टाइल बिल्स उससे तो कम थे, बट आई डिडंट क्या, बट उनको ये इस बात कोई मायने नहीं रखते, क्योंकि अगर हम 1894 की बात करें तो तब एक दर्जन अंडे की कीमत सिर्फ 13 सेंट होती थी, कहाँ डॉलर्स कहाँ सेंट, ठीक है। बट आई हैव नेवर अगेन फाउंड द कॉरिडोर्स दैट लीड्स टू द थर्ड लेवल एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, लेकिन उसके बाद अपने मनी चेंज करवाने के बाद उन्होंने आज तक कहीं भी ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का वो थर्ड लेवल नहीं मिला। Although I have tried often enough, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने बहुत बार ट्राई किया लेकिन कभी भी नहीं मिला। लुइजा was pretty worried when I told her all this, और लुइजा जो उसकी वाइफ थी वो बहुत ज्यादा घबरा चुकी थी जब चार्ली ने उनको ये सारी बात बताई। And after a while I stopped, लेकिन कुछ समय के बाद मैंने खोजबीन बंद कर दी। I went back to my stamp collection, वो वापस अपने स्टैम्प कलेक्शन के पास गए। But now we were both looking, लेकिन इस बार उनकी वाइफ और वो दोनों स्टैम्प कलेक्शन देख रहे थे। एवरी वीकेंड, बिकॉज मतलब कि वो हमेशा एवरी वीकेंड देखते थे। क्यों देखते थे? बिकॉज नाउ वी हैव प्रूफ दैट द थर्ड लेवल इज स्टिल देयर, और क्योंकि अब हमारे पास जो है प्रूफ है। क्यों? अब देखो क्या बोल रहा है वो कह रहा है कि मैंने अपनी खोजबीन थर्ड लेवल की बंद कर दी, और अब मैं अभी प्रेजेंट की बात करूं, वो अभी अब तक कहानी सुना रही थी, उसके बाद मैंने मतलब कि अभी तक वो कहानी सुना रहा था कि ऐसा ऐसा हुआ, मैंने साइकेट्रिस्ट फ्रेंड को बताया था, ऐसा ऐसा उसने माना नहीं, फिर उसके बाद मैं अपनी सारी स्टोरी बताई उसने कि मैं यहाँ पे गया, मुझे नहीं मिला, मैंने बहुत ढूंढा पर तभी भी मुझे नहीं मिला। अगर मैं अब प्रेजेंट की बात करूं, ये बोला कि अगर वो प्रेजेंट की बात करे तो अब हर हफ्ते उनको मतलब कि जो हमारे चार्ली है उनकी वाइफ लुइजा है, दोनों मिलकर के हर वीकेंड्स पर वो अपनी स्टैम्प कलेक्शन देखते हैं। क्यों देखते हैं? क्योंकि अब उनके पास एक प्रूफ आ चुका है कि थर्ड लेवल एग्जिस्ट करता है। ऐसा क्या प्रूफ आया उनके पास? तो वो बोलता है कि जो माय फ्रेंड सैम था, जो उसका दोस्त सैम था, सैम विनर्स कौन है? वही जो साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड था उसका, वही फ्रेंड जो है वो डिसअपियर हो चुका है, यानी कि वो मिल नहीं रहा है। Nobody knew where, but I sort of suspected Galesburg. I went to school there, and he always said he liked the sound of the place, and that's where he is all right in 1894. बेसिकली वो कहते हैं कि जो सैम है, जो साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड है, उसको गेल्सबर्ग के बारे में उसने बताया, किसने? इसने पहले भी बता रखा है गेल्सबर्ग के बारे में, इतनी सुंदर जगह है, जैसे अभी हमें बताया उन्होंने, ठीक है, वैसे उनको बता रखा था। फिर ना अनजाने में
और वो थर्ड लेवल पहुंच गया। फिर वहां से उन्होंने वापस अपने जो मनी था वो चेंज करवाया और फिर से वहां थर्ड लेवल में गए और अब वो गेल्सबर्ग पहुंच चुके हैं, ऐसा ऑथर का यानी चार्ली का कहना है। बिकॉज क्यों क्यों सुनो, वन नाइट बिजी फुसिंग मतलब कि बिजी विद माई स्टैम्प कलेक्शन, क्योंकि एक रात अपनी स्टैम्प कलेक्शन में बिजी होकर आई फाउंड वेल डू यू नो दैट द फर्स्ट डे कवर इज, तो फिर बोलते कि उन्होंने अपना एक फर्स्ट डे कवर, अब तुम्हें पता है फर्स्ट डे कवर क्या होता है? मैं बताता हूँ कहते मैं बताता हूँ फर्स्ट डे कवर क्या होता है। व्हेन अ न्यू स्टैम्प इज इशूड, जब कोई नई स्टैम्प इशू होती है, स्टैम्प कलेक्टर बाय सम, तो जो स्टैम्प कलेक्टर होते हैं वो उनको खरीदते हैं एंड यूज देम टू मेल एनवेलप्स टू देमसेल्व्स ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ द सेल। तो क्या करते हैं फर्स्ट और अपने पहले दिन, मतलब कि अपना जो, जैसे कि मान लो कि मैं एक फर्स्ट स्टैम्प कलेक्टर हूँ, अब कोई एक स्टैम्प आई नहीं आई तो मैंने वो स्टैम्प खरीदी, उसके बाद उसको पोस्ट करी, मतलब कि जैसे कि एक मेल है उसको मैंने खुद ही को मेल लिखा उसी में पोस्ट करी, तो अब वो खुद ही के एड्रेस पे पोस्ट करी, तो वो क्या होती है कि जब वो खुद ही के एड्रेस पे पोस्ट होती है तो उसपे एक ऑफिशियल स्टैंप आ जाती है और ऑफिशियल स्टैंप उसमें लगा होता है जिसमें ऑफिशियल डेट लगी होती है कि इस डेट को ये नई स्टैंप आई थी, तो उसको बोलते हैं फर्स्ट डे कवर, ठीक है, पहले दिन की कवर। एंड द पोस्ट मार्क प्रूव्स, क्या होता है पोस्ट मार्क जो होता है डेट की स्टैंप लगा देता है जिससे पता चलता है कि इस डेट को ये स्टैंप आई थी। द एनवेलप इज कॉल्ड अ फर्स्ट डे कवर, और उस एनवेलप को जिसपे स्टैंप लगी होती है डेट की उसको हम फर्स्ट डे कवर कहते हैं। They are never open, you just put blank paper in the envelope, और वो एनवेलप कभी ओपन नहीं होते, उनके अंदर तुम सिर्फ ब्लैंक शीट्स रखते हो। आगे वो कहता है कि that night among my oldest first day cover, और उस रात वो अपने सबसे पुराने ओल्ड फर्स्ट डे कवर को देख रहे होते हैं। I found one that shouldn't have been there, और मैं एक ऐसी स्टैम्प कलेक्शन एक ऐसी फाउंड करती हूँ जो आज से पहले मैंने कभी अपनी स्टैम्प कलेक्शन में, क्योंकि पहले भी उन्होंने अपनी स्टैम्प कलेक्शन तो देख रखी होगी, तो तब भी पहले भी उन्होंने आज तक अपनी स्टैम्प कलेक्शन में ये फर्स्ट डे कवर नहीं देखा था, तो उन्होंने उसको देखा, खोल के देखा। लिखा है इट वॉज देयर बिकॉज समवन हैड मेल्ड इट टू माई ग्रैंडफादर, वो उस स्टैम्प कलेक्शन में इसलिए थी क्योंकि उस स्टैम्प कलेक्शन को किसी ने मेल्ड किया था उसके ग्रैंडफादर को। बेसिकली जो उसकी स्टैम्प कलेक्शन थी वो उसके ग्रैंडफादर के जमाने से आ रही थी, यानी कि पहले उसके ग्रैंडफादर ने वो आधी स्टैम्प कलेक्शन पूरी करी, फिर उसी स्टैम्प कलेक्शन के आगे से उनके पोते यानी कि चार्ली ने उसको कंटिन्यू रखा। अब क्या होता है कि वो स्टैम्प कलेक्शन बहुत पुरानी थी उसके ग्रैंडफादर के टाइम की, तो भाई तुम्हारे दादाजी ने तुम्हें कोई वो दिया स्टैम्प कलेक्शन की बुक दिया, अब तुम उसको हर रोज देखते हो, तो तुम्हारी वो कलेक्शन है, तुम्हें पता है कि कौन सी स्टैम्प है कौन सी नहीं है, कोई भी नहीं दिखेगी तो तुम पहचान लो, कोई नहीं यानी कि न्यू नहीं मतलब नई यानी कि न्यू स्टैम्प दिखेगी तो तुम उसको पहचान लोगे कि यार ये वाली पहले नहीं थी ये आ चुकी है। तो सिमिलर वे में चार्ली ने देखा कि ये वाली पहले नहीं थी ये आ चुकी है, और देखा कि ये इधर इसलिए है क्योंकि किसी ने उस टाइम पर इस एनवेलप को मेल करा होगा उसके ग्रैंडफादर को, तभी ये यहाँ पे है। तो उसने इसको खोल के देखा तो उसमें कुछ लिखा हुआ था, यानी कि उसकी जो डेट थी वो थी जुलाई 1894, यानी कि जुलाई 1894 जून के महीने में हमारे जो ये भाई साहब थे पहुंचे थे, और जुलाई का ये लेटर था। द पोस्ट मार्क शो दैट येट आई डिडंट रिमेम्बर इट इज ऑल, द स्टैम्प वाज 6 सेंट, और वो जो स्टैम्प था उसका प्राइस था 6 सेंट, डल ब्राउन कलर था उसका विद द पिक्चर ऑफ प्रेसिडेंट गारफील्ड। नेचुरली व्हेन द एनवेलप केम द ग्रांटेड इज द मेल if it went right into the collection and straight there, यानी कि ऑब्वियसली बात है उस दिन वही मेल रिलीज हुई होगी क्योंकि फर्स्ट डे कवर है तो उसी दिन रिलीज हुई होगी 18 जुलाई को, और उसी दिन उसको मेल करके इसमें रख दिया, उसको कभी ओपन नहीं किया, ठीक है। टिल आई लुक्ड इट आउट ओपन इट, लेकिन उसने क्या पता नहीं उसको क्या सूझा, उसने वो चीज ओपन करा और उसमें उसको एक लेटर मिला। अब लेटर में क्या था? लेटर था चार्ली के लिए। हो चार्ली के लिए कैसा है? उस टाइम पे क्या चार्ली पैदा हो गया था? और उस टाइम पे चार्ली पैदा हो भी गया होगा तो वो तो बहुत छोटा रहा होगा, और उसको लेटर क्यों लिखा जबकि एड्रेस तो ग्रैंडफादर को डाला था? इतने सारे क्वेश्चंस। चलो रीड करते हैं क्या था वो लेटर। तो लिखा था 941 विलार्ड स्ट्रीट गेल्सबर्ग एल्मस 18 जुलाई 1894। चार्ली, I got to wishing that you were right, then I got to believing you were right, and Charlie, it's true, I found the third level, I have been here 2 weeks and right now
down the street at the daily someone is playing a piano and they all out of the front porch sing Nelly Holmes and I am invited over the lemonade. Come on back, Charlie and Louisa. Keep looking till you find the third level. It's worth it, believe me. तो बेसिकली ये जो लेटर है वो हमारे चार्ली को लिखा गया है उसके दोस्त सैम के द्वारा. उसने ये सैम इसलिए लिखा था, सॉरी सैम क्या है, नोटेड साइन सैम, उसके नीचे जो साइन वो लिखा, उसमें लिखा हुआ था सैम, यानी कि लेटर सैम का था, वो थर्ड लेवल पहुंच चुका है. वो कहता है इस लेटर में कि चार्ली तुमने जब मुझे थर्ड लेवल के बारे में बताया था तो मुझे लग रहा था कि तुम सच बोल रहे हो, पर मैंने अपने दोस्तों को दिखाने के लिए ऐसे बता दिया कि तुम इल्यूजनेट कर रहे हो. बट जब मैं खुद थर्ड लेवल में पहुंचा तो मैं बहुत तुम्हारी बात को मानने के लिए मजबूर हो गया और मैंने जल्दी से अपने मनी एक्सचेंज करवाकर नई टिकट्स लेकर के 2 वीक से उधर अभी सेटल हूँ. कोई लोग यहाँ पे पियानो बजा रहे हैं, कोई डांस कर रहा है एंड मुझे लेमनेड भी ऑफर किया है, उसके लिए इनवाइट भी किया है. तुम जल्दी से इधर आ जाओ लुइसा के साथ. ऐसे वो बोल रहा है, बोल नहीं रहा, लिखा हुआ है उसने. At the stamp and the coin store I go to found out the stamp about $800. अब फिर से वो उसी स्टैम्प और कॉइन स्टोर पे जाता है तो वहां पे उसको पता चलता है कि सैम ने $800 विड्रॉ करे थे और वहां पे एक्सचेंज करवाए थे वर्थ ऑफ ओल्ड स्टाइल करेंसी, और $800 को उसने ओल्ड स्टाइल करेंसी में चेंज करवाए थे. एंड आउट टू सेट हिम एंड द नाइस लिटिल हे, यानी कि ड्राई ग्रास फीड द ग्रेन बिजनेस एंड ही ऑलवेज what he really wished he could do, and he certainly can't go back to his old business, not in Gilsburg unless in 1894. His old business, why Sam as my psychiatrist. Why Sam was my psychiatrist. Basically क्या होता है यहाँ पे हमें पता चलता है कि पूरे चैप्टर में उसने नहीं बोला कि सैम जो था कि उसका साइकाइट्रिस्ट वाला दोस्त था, लेकिन यहाँ लास्ट में हमें पता चलता है, रिवील होता है कि जो सैम था वो उसका साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड था. दूसरी बात कि जो सैम था वो अब क्या करा था, उसने $800 विड्रॉ करवा दिए थे और उसके बाद उसने उसको विड्रॉ करवाने के बाद उनको करेंसी में चेंज करवा दी, उसकी करेंसी चेंज करवा दी. अब वो उधर जाएगा और बिजनेस करेगा और अब वो वापस नहीं आने वाला क्योंकि अब वो कुछ ज्यादा ही अमीर हो जाएगा उधर, और अब वो इधर वाला बिजनेस उधर चालू नहीं करेगा. यानी कि वो तो इधर साइकाइट्रिस्ट है, अब उधर साइकाइट्रिस्ट क्यों बनेगा. तो वो कहते हैं कि क्यों चले गए तुम मेरे साइकाइट्रिस्ट दोस्त सैम, ऐसे करके वो इंडिकेट करता है. अब आ जाओ रियलिटी में. क्या सच्ची में थर्ड लेवल नाम की कोई चीज होती है? क्या सच्ची में कोई बंदा टाइम ट्रेवल कर सकता है? भाई ऐसा कैसे हो सकता है? तो इस स्टोरी में ये चीज है कि माइट बी जो साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड है, मतलब कि जो ये है हमारा चार्ली, वो इल्यूजनेट कर रहा, और ज्यादा इल्यूजनेट कर रहा है कि उसका साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड भी उधर चला गया. ठीक है, पहली थिंग तो ये हो सकती है. या तो दूसरी थिंग क्या हो सकती है कि जो सैम है साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड है वो भी इल्यूजनेट करने लग गया. पहली चीज तो हो सकती है, फिर से रिपीट कर रही हूँ, पहली चीज हो सकती है कि जो चार्ली है वो ये सब इल्यूजनेट कर रहा है. वो तो डेफिनेट बात है कि वो इल्यूजनेट कर रहा है क्योंकि उसको अपनी रियलिटी से एस्केप करना है. ये तो 100% है कि वो इल्यूजनेट कर रहा है क्योंकि कोई सच्ची में टाइम ट्रेवल तो कर ही नहीं सकता. बट अब सवाल ये आता है कि जो सैम का लेटर है, क्या ये सैम का इल्यूजनेशन है या चार्ली का इल्यूजनेशन है? तो इसमें दो आंसर आ सकते हैं. पहला तो कि जो ये लेटर है हो सकता है कि ये चार्ली का ही इल्यूजनेशन हो, या फिर हो सकता है कि चार्ली के साथ साथ हमारा जो सैम साइकाइट्रिस्ट है वो भी अपने इनसिक्योरिटीज, वॉर्स एंड वरीज से एस्केप करना चाहता हो, जिस वजह से उसने भी इल्यूजनेशन करना स्टार्ट कर दिया हो और उसने भी थर्ड लेवल ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में फाउंड कर लिया हो. दो चीजें बनती है इससे. ठीक है, हमने वर्ड मीनिंग भी डिस्कस कर दिया, समरी भी हमने डिस्कस कर ली, लाइन बाय लाइन रीडिंग भी कर ली, और हमने पिक्चर्स के थ्रू और ऑथर का नाम भी पढ़ लिया. चलिए आइए अब हम क्वेश्चन आंसर्स करते हैं. पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, फर्स्ट क्वेश्चन, डू यू थिंक दैट द थर्ड लेवल वाज अ मीडियम ऑफ एस्केप ऑफ चार्ली? व्हाई? यस, ये था. क्योंकि चार्ली को इस वर्ल्ड की इनसिक्योरिटीज से, वॉर्स एंड वरी से एस्केप करना था, जिस वजह से उसने थर्ड लेवल फाउंड किया. वो थर्ड लेवल उसको इनडायरेक्टली ही सही बट गिल्सबर्ग पहुंचा रहा था. गिल्सबर्ग उसका ड्रीम हाउस, जहाँ पे उसका ड्रीम प्लेस, जहाँ पे उसको बहुत ज्यादा शांति, पीसफुल, उसने क्या मेंशन किया कि वहां पे बहुत ज्यादा पीस है. इसका मतलब उसके रियल वर्ल्ड में उसको कोई पीस नहीं मिल रहा है, उसके वहां पे पीस होता है, वहां पे अच्छा कोई वर्ल्ड वॉर नहीं है, यानी उसको वॉर भी नहीं चाहिए. समझ में आ रहा है? तो इसलिए उसने ये सब किया, इल्यूजनेट. अब सेकंड चीज आती है कि व्हाट डू यू
यही गलत लिखा है। वट डू यू इन्फर फ्रॉम सैम्स लेटर टू चार्ली। अब तुम इसे क्या इन्फर करते हो? दो चीज, या तो सैम भी इल्यूजनेट करने लगा तो चार्ली की ही इल्यूजनेशन है। ठीक है। थर्ड क्या है कि द मॉडर्न वर्ल्ड is full of insecurity, fear, war, worry and stress. What are the ways in which we attempt to overcome them? हम क्या कर सकते हैं? अपनी पैशन, अपनी हॉबीज को फॉलो कर सकते हैं उनके ऊपर ओवरकम करने के लिए। ठीक है, ये चीज इधर चैप्टर में ही बताई गई है। ठीक है, अगर हम बात करें कि डू यू सी एन इंटरसेक्शन ऑफ टाइम एंड स्पेस इन द स्टोरी, कि तुम्हें कोई इंटरसेक्शन ऑफ टाइम एंड स्पेस दिखा? हाँ दिखा। क्या कि एकदम से वो जो हमारे चार्ली था पहले था 20th सेंचुरी में, अचानक से पूछ गया 1894 में, विच इज द इंटरसेक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, अब आते हैं फिफ्थ में। फिफ्थ कहता है कि अपारेंट आइलॉजिकली समटाइम्स टर्न आउट टू बी फ्लस्ट्रेटेड प्रोजेक्शन डिस्कस। ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे भाई। ये सारे चार मैंने आपको बताई, ये पांचवा आप मुझे कमेंट में बताएंगे। छठवा कि philately helps keep the past alive. Discuss other ways in which this is done. What do you think of humans' tendency to constantly move between the past and the present and the future? बेसिकली क्या होता है कि हम जब ना अपने प्रेजेंट में जी रहे हैं तो हम ट्राई करते हैं कि हम अपना फ्यूचर अच्छा सोचे, लेकिन जब हम वापस अपने फ्यूचर में आ जाते, फ्यूचर अच्छा सोचे और पास्ट को याद करके बोलते हैं यार पास्ट अच्छा था। जब टाइम और बीत जाता है और जब हमारा प्रेजेंट हमारा पास्ट बन जाता है तो हम सोचते हैं कि यार पास्ट ही अच्छा था। हमेशा हमें पास्ट ही अच्छा लगता है, तो दिस इज द ह्यूमन टेंडेंसी। ठीक है। सेवेंथ में आते हैं यू हैव रेड एडवेंचर जर्नी। सो ये तो फालतू है, ये ऐसे नहीं पूछ सकता। ठीक है, तो ये 6 क्वेश्चन है जिसमें से आपको खाली एक क्वेश्चन बताना है कि अपारेंट आइडियोलॉजी, ये वाला आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इसको मैंने हाईलाइट भी कर दिया। सो गाइस, हमारा फर्स्ट चैप्टर खत्म होता है। हमने बहुत सारी मेहनत के साथ इसको खत्म कर लिया है। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज गिव अ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, बिकॉज हमारी विजिटर्स वीक बहुत जल्द कंप्लीट हो जाएगी। और हाँ, एक क्वेश्चन तो हम भूल ही गए, ये चीज कि वुड चार्ली एवर गो बैक टू द टिकट काउंटर ऑन द टिकट लेवल टू बाय अ टिकट केस फॉर हिमसेल्फ। में भी जा सकता है क्योंकि उसकी सारी इल्यूजिनेशन है। हो सकता है कि वो चले जाए, पर असली लाइफ में तो ना पहले कभी वो गया था ना कभी जाएगा। दिस चैप्टर इज सिमिलर लाइक दैट गोइंग प्लेसेस, राइट। सो उसकी तरह बहुत ज्यादा सिमिलर है क्योंकि उसमें भी वो बेचारी ओवर थिंकिंग करती रहती है सोफी, एंड इसमें भी वही है। तो इंटरकनेक्टेड क्वेश्चंस माइट बी कैन बी आस्क्ड इन दिस सीबीएसई, और पूछते भी मे भी सोफी वाले चैप्टर और इसको इंटरकनेक्ट करके कुछ सवाल बना ले कुछ ह्यूमन टेंडेंसी से रिलेटेड। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। ओके, सो बाय बाय, मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में।